वेलकम टू डीएसपीआर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो भी खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसके बॉडी किस प्रोसेस से उसको कंज्यूम करता है और उस कंज्यूम करने के बाद जो भी प्रोडक्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, राइट। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फूड कंपोनेंट। देखिए फूड कंपोनेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक बांटा गया है कॉम्प्लेक्स फूड और दूसरा सिंप्लेक्स फूड। तो कॉम्प्लेक्स फूड और सिंप्लेक्स फूड को अब हम सेपरेट समझते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड जो होती है वो चीज होती है जो लार्ज मॉलिक्यूल के बने होते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और आपस में ज्वाइंट होके वो बनते हैं। अच्छा, इसको बॉडी हमारा डायरेक्ट अब्सॉर्ब भी नहीं करता है क्योंकि इसको पहले डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। डाइजेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स, बड़ा से छोटा मॉलिक्यूल बनेगा, फिर हमारा बॉडी उसको आगे प्रोसेस करेगा। तो ये क्या होती है कि इट कैनॉट डाइजेस्ट, it cannot be absorbed directly, it cannot be absorbed directly, so first it will be broken into small size in a simplest form, then body start digesting. Okay, इसका एग्जांपल क्या हो जाती है? इसका एग्जांपल हो जाती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। अब कॉम्प्लेक्स का एक मैं पहले कॉन्सेप्ट देता हूं क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, सभी समझते हैं स्टार्च हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, बस वही हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे आज। ओके, देखिए हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। तो क्या वो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है? ठीक है, अगर एक है तो उसको मैं बोलूंगा क्या? मोनोसैकेराइड। उसके बाद हो जाता है डाइसैकेराइड, और उसके बाद लास्ट हो जाती है पॉलीसैकेराइड। देखिए मोनो का मतलब हो जाता है कि अगर एक मॉलिक्यूल, तो मैं यहां 1 लिख देता हूं, डाई में 2 लिख देता हूं और पॉली में मेनी हो जाती है। ठीक है, मेनी लिख दिया मैंने। तो इससे कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में डाला गया है। मोनो के अंदर में क्या हो जाती है, ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये मोनोसैकेराइड में कहलाता है। और इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप फ्रूट खाते हो, आप हनी खाते हो, ये जो फ्रूट और हनी ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। तो लिख देता हूं यहां पे। ओके, अब आते हैं डाइसैकेराइड में। तो डाइसैकेराइड में आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? सुक्रोज, मॉल्टोज और लैक्टोज। देखिए इसका क्या होगा? सुक्रोज, मॉल्टोज और लैक्टोज। देखिए सुक्रोज से क्लियर है, सुक्रोज फॉर शुगर, जो घर में चीनी होती है वो हो गई सुक्रोज। मॉल्टोज हो जाती है जो ग्लूकोज के जो 2 मॉलिक्यूल हो जाते, 2 मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि लिख दूंगा मैं ग्लूकोज स्क्वायर,
तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, मोल्टोज। और ये कहां पाया जाता है, ये ग्रेन्स में पाया जाता है, जो भी जर्मिनेट हो जाती है ना, कि जर्मिनेशन के साथ, बस आप ग्रेन याद रखो। अच्छा, लैक्टोज। लैक्टोज से आप, एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर लैक्टोज क्या क्या होता है। देखिए, लैक्टोज वर्ड कम फ्रॉम लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, जो मम्मी दूध पिलाती है, लैक्टेशन। तो दूध से रिलेटेड हो गया लैक्टोज। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसका सोर्स क्या हो गया, मिल्क। क्लियर हो गया। अच्छा, अब पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या हो जाती है, पॉलीसेक्राइड में आती है स्टार्च, और स्टार्च के साथ में क्या हो जाती है, ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन। स्टार्च जो होती है ये प्लांट में होती है, राइट, और ग्लाइकोजेन होती है एनिमल्स में। समझ में आया आपको। अच्छा, अब देखिए, ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप को ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट। दिस ऑल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा आपको। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ये पॉलीसैकेराइड। अच्छा, एक और कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं, सारे जो कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, ये भी कंपलसरी है क्या, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नहीं होते, मैक्सिमम मीठे होते हैं। तो इसका सबसे आसान एग्जांपल जो स्टार्च और ग्लाइकोजन, दीज आर नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं होते। ये जब ये टूटते हैं उसके बाद ये छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तब ये मीठे लगते हैं, लेकिन अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो प्रोटीन आपको पता ही है। प्रोटीन क्या हो गया आपका, ग्रोथ वाला। आपको बहुत लोग आजकल प्रोटीन पाउडर खा रहे हो ना, ये प्रोटीन वही वाला प्रोटीन है। और फैट पता है, घी या फिर चर्बी आप जो बोल सकते हो, ये सब इसमें आ जाएगा, इसमें फैट में। ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हो जाती है। इनकी खासियत क्या होती है, इसका खासियत होता है ये कभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, राइट। सिंप्लेक्स में क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। समझ में आ गया आपको। तो जो पहले आसानी से डाइजेस्ट कर जाएगा और ये वाटर सॉल्युबल, ये आपको याद रखना है। जो मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड अभी जस्ट बताया था आपको, कौन सा, हनी के साथ और क्या बताया था, जो आप लोग दौड़ते हो, जो ग्लूकोन डी पीते हो, जब एनर्जी के लिए तुरंत एनर्जी आपको आती है, वो क्या होता है, ये भी मोनोसैकेराइड होता है। फ्रूट का जो जूस होता है वो भी मोनोसैकेराइड होता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और हमारा बॉडी तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादा डाइजेशन के चक्कर में नहीं फंसता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लूकोज हो गया। अच्छा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, इस आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखिए, इस समरी को देखिएगा तो आप याद रखिएगा, आपका ये जो पार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड का है जो पार्ट है, ये स्टार्च प्रोटीन फैट, देखा आपने, स्टार्च प्रोटीन फैट, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स फूड में आएगा। और इसके टूटने के बाद क्या बना, ग्लूकोज, अमीनो और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स में। याद हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिंप्लेक्स। अब हम इसको एक व्यू से देखते हैं, कंपैरिजन जो मैंने बताया आपको वही है, कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ये स्मॉल होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, और सिंप्लेक्स वाला सॉल्युबल है। इसको बिना डाइजेस्टिव बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बॉडी डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर लेगा, ब्लड में ले लेगा और इंस्टेंट एनर्जी देगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको जो इधर वाला बताया था आपको, लेफ्ट साइड वाले में स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जो डाइजेशन के बाद जो राइट साइड वाला जो मैंने दिखाया था, अभी जस्ट यहां दिखाया था आपको, ये देखिए, ये बताया था ना आपको, ये वाला, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स और ये हो गया सिंप्लेक्स। तो ये डिफरेंस चार्ट में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड डाइजेशन यस, किसमें, कॉम्प्लेक्स में चाहिए और सिंप्लेक्स में नहीं चाहिए। ओके, अब कुछ फन फैक्ट्स भी देख लेते हैं। फन फैक्ट्स क्या होता है कि
जब भी हम कॉम्प्लेक्स खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो थोड़ा सा जो बोलता है ना डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, राजमा खाओगे टाइम लगेगा, नॉनवेज खाओगे उसमें भी टाइम लगेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, और जो प्योर ग्लूकोज होती है, जो टेबल जिसको बोला ना आपको, ये ग्लूकोन डी सबसे अच्छा एग्जांपल है। चीनी भी तो उसी में आता है, लेकिन वो तो उसका छोड़िए, आपको यहाँ पे देखिए कि प्योर ग्लूकोज कैन बी गिवन टू पेशेंट और द एथलीट्स। क्या होते हैं, पेशेंट और एथलीट को देने से क्या हो जाती है कि इनको इंस्टेंट एनर्जी देता है। हनी वाला में क्या होता है कि हनी जो क्या आती है, हनी भी ये सिंपलेक्स क्यों होता है वो बता रहा हूं आपको। ये सिंपलेक्स इसलिए होता है क्योंकि हनी भी जो होती है इसको पहले से ही इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर देती है, राइट। ये पहले से इसको डाइजेस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ये हम इसको आसानी से अपने बॉडी में ले लेते हैं। ओके, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एनिमल फीडिंग डाइवर्सिटी। एनिमल फीडिंग डाइवर्सिटी में क्या हो जा रही है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सा ये यूज करते हैं एनिमल्स इसको इंटेक करने में, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है फीडिंग मेथड्स में। तो एनिमल्स क्या होती है कि जैसे कि हम अपने मुंह से खाते हैं, चबा के खाते हैं, बुक्कल कैविटी से खाते हैं। अमीबा के बताएगा आपको सुडोपोडिया से खींच के खाता है, कि कोई मच्छर मक्खी का चूसता है ऐसे करके। तो उस बेसिस पे वो कैसे खाता है, सॉलो करता है, उसके हिसाब से हम कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, क्या, नेक्टर फीडिंग। नेक्टर क्या होती है, जो फूलों से उसके जो पराग हो जाते हैं उसको, पॉलेंस को, और उस अपनी नेक्टर्स को लेता है, खाता है, जिससे हनी बी बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या करेगी, नेक्टर को लेती है, वो है सकलिंग। सकलिंग क्या होती है, चूसना, चूस के, जो माँ का दूध कैसे पीते हैं, चूस के पीते हैं ना। अच्छा, स्वालिंग क्या हो जाती है, कैसे स्नेक क्या करता है, क्या बाइट करके खाता है, नहीं, वो सीधा उसको अंदर डालता है। वेल फिश क्या करती है, सीधा वो अंदर डालती है, राइट। और फिल्टर फीडिंग में क्या हो जाती है, ठीक है हमने खाने को तो खा लिया, लेकिन अनवांटेड चीज भी हो गया, पानी भी। अब वेल मछली क्या करे, बहुत सी मछली को, टूना मछली और पता नहीं कौन कौन सी मछली को खा लिया, लेकिन साथ ही पानी को भी तो अंदर ले लिया, तो उसको क्या करेगी, फिल्टर आउट कर देगी, अनवांटेड चीज को बॉडी से बाहर तुरंत निकाल देगी। तो इस मेथड को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सो मेनी मेथड्स आते हैं। ओके, नेक्टर फीडिंग आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाती है कि एनिमल ड्रिंक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर से क्या करती है, वो नेक्टर लेती है, और स्पेशली अडॉप्ट माउथ पार्ट से। आपका एक मुंह में पाइप जैसा होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, जैसे कि बीज होगी, सनबर्ड्स आएंगे, इससे एग्जांपल हो जाते हैं। और आपको हमिंग बर्ड्स के बारे में पता है, आपको हमिंग बर्ड्स की अपनी क्या होती है, अब उसकी बॉडी इतनी छोटी सी बर्ड होती है, लेकिन उसकी बॉडी का आधा वेट होता है, उतना नेक्टर को कलेक्ट करना पड़ता है हर दिन। उसके लिए कम से कम 1500 फ्लावर्स उतने तक विजिट करते हैं, तब जाके उसको उतनी क्वांटिटी का नेक्टर मिलता है। बहुत स्ट्रगल करते हैं वो। ओके, सकलिंग क्या होती है, जो माँ का दूध पीते हैं। माँ का दूध तो आप भी पिए हो, तो आप तो बेस्ट एग्जांपल हो सबसे, तो ठीक है। और इसका एक आप देखिए, काऊ भी तो अपनी जो बेबी का काफ होती है, वो क्या करती है, अपनी मम्मी का दूध पीती है। और पप्पी का तो देख ही रहे हो आप। और वेलफिश का, अच्छा वेलफिश में आजकल बहुत अच्छा वीडियो देखा है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वेलफिश क्या करती है, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन उनका कोई डेवलप मिल्क ऑर्गन्स नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब निपल्स नहीं होता है जिसको बेबी पकड़ के पिए। तो क्या करती है, बस ये नेचर का सिस्टम ऐसा है कि वे वेलफिश जो मिल्क होता है, वो मिल्क को समुद्र के पानी में बस ऐसे ही निकाल दे, ऐसा लगता है जैसे ड्रम से पानी निकाल रहा है। और वो क्या करता है, वो इतना ज्यादा फैटी होता है, बहुत ही ज्यादा फैट होता है कि पानी में घुलता नहीं है। घुलने की वजह से क्या होता है, एकदम वो जैसे कि आपको ये लंबा सा धुआं की जैसा आप देखोगे, व्हाइट कलर का होता है। अब उसकी बेबी मम्मी के साथ स्विम करते रहती है, अपने मुंह खोले रहती है, तो वो जो वाटर में तो सॉल्युबल होगा नहीं, वो सीधा वो उसको अंदर लेते चले जाती है। ये नेचर का बहुत ही अच्छा कला है, राइट। स्वालिंग, तो ये तो आपने अच्छा से जानता है कि क्या है, स्नेक क्या होती है कि कीड़े मकोड़े को वो सीधा अंदर ले लेते हैं। तो ये होगी स्वालो का वर्ड मीनिंग होता है निगल जाना, राइट। अच्छा, पाइथन के बारे में आपको पता है, पाइथन का ये डिटैच होता है, डिटैच होने के बाद क्या है, और एनिमल से बस इतना खोलते, लेकिन पाइथन अपना 180 डिग्री खोल लेगा, आजा भाई लेके सबको अंदर डाल देगा,
राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसका फिल्टर फीडिंग का दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो आपका है कि वेलफिश है, वेलफिश तो बड़ी साइज में होती है, लेकिन इसका जो ईयर का जो पोर्शन होता है जहां से फूड इन होता है वो उतना बड़ा भी नहीं होता है कि वो बड़ा एलिफेंट को अंदर ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बड़ी फिश को भी वो डायरेक्ट नहीं ले सकती है, इसलिए क्या इनका जितना बड़ा साइज होती है वो छोटे छोटे फिश को कि पूरी जो ये जो स्कूल होते हैं उनको पूरे को एक साथ ले लेती है। लेकिन जब इसको खाती है तो उस फूड के साथ में पानी भी बॉडी में घुस जाएगा, तो क्या वो सारे पानी को अंदर ले लेगी? नहीं, अपने मुंह के पास यहाँ पे वलिंग प्लेट होता है। प्लेट आप सोच लो जैसे एसी की प्लेट होती है ना, एसी एयर कंडीशनर की, कैसे आप देखते हो फ्रंट में छेद छेद वेंट होता है, तो ऐसे अगर यहाँ पर वेंटिंग्स हो जाती है, जिसकी वजह से जब मुंह बंद करेगी तो फूड अंदर रुक जाएगा और पानी फ्लश आउट हो जाएगा बाहर से, राइट। तो ये हो गया फिल्टर फीडिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, असली खेल यहीं पर है, ये हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। ये तो बॉडी का पार्ट आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं एक एक करके आपको एक आइडिया देते जा रहा हूं। ठीक है, ये पिक्चर बहुत ही अच्छा आपको समझने में मदद करेगा। देखिए, जो भी हम खाते हैं वो कहां से इन करता है, मैं कलर से आप दिखा देता हूं ठीक करके, आप उसको देख समझ लोगे। देखिए, हम जो भी खाते हैं ये मुंह से खाते हैं, करेक्ट। तो पिन को ज्यादा ही बड़ा हो गया, ओके। हाँ, तो ये आपके मुंह से फूड जाता है। मुंह को मुकल कैविटी बोलते हैं। मुकल कैविटी क्या है? एक स्पेस, मुंह क्या स्पेस, इस एरिया को बोलते हैं जिसमें कि टीथ होगा, टंग होगा, सॉल्व करने का सिस्टम है, वो क्या करता है अंदर को चबिंग करता है, और वो एक कंबाइंड सिस्टम की स्पेसिंग को बोलते हैं बुक्कल कैविटी, राइट। तो ठीक है, ये बुक्कल कैविटी है। बुक्कल कैविटी से फूड यहाँ पे चबिंग होगा, उसको चब के क्या आपको चबा चबा के उसको आप सॉफ्ट करोगे। सॉफ्ट करने के बाद ये फूड क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो अब एक एक करके समझते हैं। माउथ में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले बॉडी में कहां फूड डाइजेस्ट होता है, तो यू विल आंसर इन द माउथ। माउथ में क्या होती है, जो हमारा सलीवा जो होता है, सलीवा होती है ना, 3 पैर होते हैं यहाँ पे, सलीवा का ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लार छोड़ते हैं, वो फूड के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद जो भी हम खाते हैं स्टार्च, उसको सबसे पहले वो मोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जैसे मोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो फिर हमें मिठास लगने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खूब चबा चबा के खाओ। चबा चबा खाने से फूड सॉफ्ट हो जाता है, वो निगलने में आसानी करता है, और डाइजेशन स्टार्ट होने से हमारा आगे की सिस्टम पर ज्यादा लोड नहीं आता और फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, राइट। तो ये डाइजेस्ट हो गया। ये जो नीचे डाइजेस्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस, इसको देखिए कंफ्यूज मत होना। ओइसोफेगस के कहीं कहीं किसी किसी बुक में ई से स्पेलिंग करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत ना। ओइसो आप जो है बुक में नोट्स में आप उसके हिसाब से नोट्स बना लेना। तो ओइसोफेगस पाइप से वो फूड जाती है कहां पे, ये आपके स्टमक में, राइट। अब स्टमक में आ गई। स्टमक का जो रोल है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट मेन काम क्या है वो आपको बता रहा हूं। देखिए, स्टमक में क्या होती है, सबसे जरूरी उसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस होती है। गैस्ट्रिक जूस में कई चीज होते हैं, बट आप समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ही हम बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जो फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए हैं उनको वो किल करेगा। और वहां पे जो ये मूवमेंट्स आती हैं, मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, फूड और सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट हो जाएगी, राइट। और कुछ उसमें डाइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ प्रोटीन तो टूटेंगे, फिर ये क्या रहेगा, ये जो फूड जहां पे है ये फूड आगे बढ़ेगा। ठीक है, और आगे बढ़ के कहां चले जाएगा, ये चले जाएगा सीधा, अब यहां से जाने चाहेगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। ओके, अब इस चीज की ध्यान देने की बात है। देखिए, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात बोलते हैं तो एक थोड़ा सा बात समझ लो। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका सबसे पहले फूड मुंह में आया, और एलिमेंट्री कनाल सिस्टम, तो सबसे पहले मुंह गया, पाइप से स्टमक गया, स्टमक से वो लीवर में नहीं जाता। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इट विल गो आफ्टर स्टमक, इट विल गो टू लीवर के बाद है, तो लीवर
फूड, लीवर में कोई फूड नहीं जाता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट एंजाइम छोड़ता है, ठीक है, जो बाइल जूस होता है वो उधर से उसको होस्ट करता है, गॉल ब्लैडर वो छोड़ेगा। तो आप लीवर को एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का मेन ऑर्गेनिक पार्ट में नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करता है, पेनिक्रिया कंट्रीब्यूट करता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो वो मैं दिखा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट क्या हो गया, माउथ से इन किया, उसके बाद क्या ओइसोफेगस में हो गया, उसके बाद क्या स्टमक में फूड गया, स्टमक के बाद क्या आ जाती है फूड आपके सीधा यहां से चले जाएगी एक दो तीन, और फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो मैं जानबूझ के लीवर को पेनिक्रिया को नहीं बता रहा हूं। तो अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूं, अगर यहां दिया हुआ है तो देखो इसमें क्या हो जाती है कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में एक डिजाइन बना भी देता हूं। देखो ये क्या होती है, सपोज करो कि अगर ये कोई पाइप है तो पाइप के अंदर में ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या है, ये है आपका विली, राइट, ये क्या है विली। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो यहां पे कुछ डाइजेशन भी होता है कुछ, और बाकी एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, इसके बाउंड्री वाल पे कैपिलरी ब्लड के वेसल्स आते हैं, और ये जो भी न्यूट्रिशन को लेता है तुरंत ब्लड में ले लेता है। तो ये यहां पे क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कि आपको ये खाने को प्रोसेस करके फिर आगे वहां से बढ़ाएगी, कहां पे आ जाएगी, स्मॉल आ गया। अब यहां से वो क्या हुआ कि कॉलन में, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, कुछ बच्चे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ फीसेस को, पोटी को इकट्ठा करता है, इकट्ठा नहीं करता, इकट्ठा तो करना है ही, लेकिन इससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी का एक्सेस वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, फिर से पानी को सोख के बॉडी में डाल देता है। नहीं तो इतना सारा पानी यूज होता है, अगर उस पानी को निकालने लगे तो तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, जो एक्सेस वाटर होती है उसको एब्सॉर्ब करके पूरी बॉडी में फिर से फैला दिया जाता है। ओके, और क्या होता है आपके इसमें, कुछ फर्मेंटेशन की भी प्रोसेस होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होती है ना, जो आपने रूमेंस में पढ़ा था कभी, ओके आगे पढ़ाऊंगा मैं भी, उसमें कुछ फर्मेंटेशन में वो चीज जो बॉडी में कुछ सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हुए थे उसको इंपॉर्टेंट जो इसमें विटामिन में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो फायदा हो जाता है। शायद वो विटामिन के ऐसा कुछ है, मुझे भी जस्ट नाउ याद नहीं आ रहा है उसमें। और भी चीज है जो बहुत ही शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं, ये गुड बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया ये होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे उस चीज को। और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया उसके बाद क्या करता है, रेक्टम में जाता है। रेक्टम क्या करता है, फीसेस को टेम्पोररी होल्ड करता है। क्या करेगा फीसेस को, ऐसा नहीं है कि भरते चला गया नीचे से निकलेगा, नहीं, फीसेस क्या करता है, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, और ये धीरे 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 क्या करेगा, फीसेस ऐसे प्रेशराइज होगा। और जब ये प्रेशराइज होगा तो इसमें कुछ ऐसे नर्व्स हैं कि हमें सिग्नल देगा, ब्रेन को सिग्नल देगा कि नहीं अब तुम्हें मोशन जाने की जरूरत है, अब हमें मोशन जाना है। इसीलिए क्या होती है कि जब हम मोशन चले जाते हैं, एक बार पेट खाली हो जाता है, लेकिन पेट में तो फूड है तो वो डाइजेशन प्रोसेस होते रहता है, होते रहा, अब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल अनलेस क्या है, दिस रेक्टम विल फील द प्रेशर। रेक्टम क्या करेगा, एक प्रेशर को फील करेगा, तो क्या करेगा, यहां से नर्व का सिग्नल ब्रेन में देगा, ब्रेन को बोलेगा कि देखो अब मैं बहुत इकट्ठा कर चुका हूं, अब तुम्हें अर्ज हो गया है, चलो वॉशरूम जाओ। तो ये वॉशरूम जाएगा तो फिर उसको निकाल देगा, राइट। तो कहां से निकलेगा, तो लास्ट पॉइंट है एनस, तो एनस से निकाल देगा, ठीक है। ये तो हो गया, मैं बताया आपको फूड का मूवमेंट्स, ओके। ठीक है, तो आपने एक ओवरव्यू डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लिया, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे इसको। देखिए एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट कॉइल है,
लॉन्गेस्ट कोल शरीर का एक सब में सबसे लंबा ये सॉरी मैं रंग बोल रहा हूं। एलिमेंट्री क्लास सिस्टम एक लंबा सा कॉइल सिस्टम हो जाती है जिसमें कि फूड का पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा। ये आपका मुंह से इन करते हुए डाइजेस्ट होते हुए इनस के थ्रू और ये बाहर होगा। इससे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेज में होते हुए ये निकल जाएगा। इसका टोटल लेंथ कितना होता है? 8 से 9 मीटर तक। याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके एग्जाम पूछ सकता है, राइट। अच्छा, ये कहां से स्टार्ट होता है? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करता है? ओइसोफेगस में जाता है, जो मैंने आपको बताया। फिर क्या होगा? स्टमक में जाएगा। फिर क्या जाएगा? स्टमक में जाएगा। फिर उसका स्टमक के बाद क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सॉरी, बार बार मूव कर जा रहा है, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? रेक्टम तक जाएगा। रेक्टम के बाद क्या हो जाएगा? क्या, सॉरी ये बार बार स्लाइड भाग जा रहा है। फिर ये रेक्टम के बाद फिर एनस से ये आउट हो जाएगा। ओके, वोकल कैविटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? डाइजेशन बिगिन इमीडिएटली अपॉन द फूड एंट्री। जैसे मुंह में गया क्या करेगा? वो तोड़ेगा। क्या हो जाएगा? जो आपका सैलिवरी एमाइलस हो जाती है, जो हमारा जो ये जो सलीवा हो जाती है, मुंह में जो लार होती है, इसमें जो होती है आपका सैलिवरी एमाइलस, ये क्या करता है? उसको तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स में बनाने की कोशिश करता है। किसको किसको करता हूं? नोट कर देता हूं, देखिए। ये एक्शन कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग ये तो करेगा ही करेगा, मैकेनिकल काम करेगा। और ये क्या करेगा? लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल में तोड़ देगा, राइट। और इसमें एंजाइम एक्शन करेगा। केमिकल डाइजेशन सिस्टम उसमें क्या करेगा? ये जो सलीवा है हमारा, सैलिवरी ग्लैंड निकालता है। इसका काम क्या है? ये फूड को सॉफ्ट करेगा और सॉफ्ट करेगा और स्लिपरी बॉल टाइप में बना देगा, जिससे कि वो आगे की तरफ आसानी से हम निगल पाएंगे इसको। इसका एंजाइम एक्शन क्या करता है? तो इसमें एंजाइम क्या होता है? सैलिवरी एमाइलस होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपको क्या करेगा? याद करो, यहां पे एक्चुअल एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो भी कर देता हूं मैं। ये क्या करता है? स्टार्च, स्टार्च होती कॉम्प्लेक्स, राइट। स्टार्च को सैलिवा एमाइलस, चलिए जैसे इसको मूव कर रहा हूं ये भाग जा रहा है, बट आप इसको समझ लेना कि सैलिवरी एमाइलस इस पे करके इसको मोल्टोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो मीठा लगना स्टार्ट करता है, राइट। अच्छा, आपको एक ऑब्जर्वेशन यहां दिया गया आपको समझाने के लिए कि आप इसका समझो कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। देखो, अगर आपको ऑलरेडी एक्टिविटी मैं बताऊंगा, बट अभी बता दे रहा हूं कि अगर आप स्टार्च, स्टार्च मतलब एक रोटी ले लो, रोटी पे आप करो आयोडीन गिराओगे, तो जैसे ही उसमें स्टार्च है, तो आयोडीन की खासियत क्या होती है कि जैसे स्टार्च के कांटेक्ट में आएगा, दैट विल टर्न इनटू ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाएगी वो, ठीक है, हो जाती है। लेकिन अगर हमने क्या किया है कि रोटी या चावल इसको खूब ज्यादा चविंग कर लिया, बढ़िया से कर लिया, और फिर उसको स्पिट आउट कर लो, उसमें क्या अगर आयोडीन डालोगे तो आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या प्रूव करता है कि अब वो स्टार्च स्टार्च नहीं रहा, अब वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। ओके, एक फैक्ट भी जान लीजिए कि दिन भर में हमारा जो माउथ होता है कम से कम 1 to 1.5, मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक के बोतल होते हैं तो बड़े बड़े, उतना सलीवा प्रोड्यूस करता है, जो हमें पता नहीं चलता है। हम लोग अक्सर क्या लेते हैं, गटक लेते हैं अंदर की तरफ हमेशा, और फूड के साथ प्रोसेस होते रहता है। और लार क्या होता है? हमारे मुंह को हाइजीन मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका। ये मुंह की बैक्टीरिया फॉर्मेशन को रोकने में भी हेल्प करता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा।
ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ओरल हाइजीन और एंड टूथ डिके। अच्छा, आप ये बताओ कि बेचारा आप लोग तो दोष देते हो क्या कि हम मेरा दांत को कीड़े ने खा लिया, कीड़े ने का दांत कीड़ा खाता है क्या? चलो मैं दिखाता हूं कौन खाता है। देखिए आपको क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट में देता हूं कि ये होता कैसे, आप उसको समझो। देखो ये आपका एक टीथ है, राइट? टीथ में क्या है कि अगर आपने रात में खाना खाया या पूरे दिन में फूड पार्टिकल्स आपका एक छोटा सा फंसा हुआ है, देखो ये सपोज करो ये फंसा हुआ है, राइट? अगर आपने ब्रश नहीं किया तो क्या होगा, ये रात भर में ये रहेगा और ये डिकम्पोज होगा। देखिए नेचुरल हमारा मुंह का पीएच, आप क्लास 6 में हो तो आपको यू मस्ट नो कि हमारा जो ये 1 से 14 तक की रेटिंग में ये जो एसिड है कि बेस है उसका एक ये तुम्हारा स्केल है, इसमें हमारा मुंह का अप्रोक्स 7 के रहता है, न्यूट्रल टाइप का रहना चाहिए, हमारा टीथ हेल्दी रहेगा। लेकिन ये जो फूड पार्टिकल्स जब हो जाती है, जब तुम्हारा इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो ये एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? जब एसिड करेगा तो हमारा टीथ किससे बना हुआ है? कैल्शियम का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? तो ये कैल्शियम को क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा और यहां गड्ढा हो जाएगा। अगर तुमने कल भी ब्रश नहीं किया तो कल अब इतना बड़ा फूड पार्टिकल फंसेगा, ये भी सड़ेगा और क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। तो एसिड क्या करेगा? इसके वाल को फिर से काट के गड्ढा कर देगा, एसिड गला देता है ना। तो क्या होती है कि जब भी अगर ब्रश नहीं करोगे तो हर दिन वो डिकम्पोज होगी फूड, और फूड डिकम्पोज होकर एसिड बनाएगी और वो हमारे दांत को गड्ढा करता चला जाएगा और वो धीरे 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 बहुत दर्द होगा। उसके बाद क्या हो जाएगी? परमानेंट वो सड़ते ही रहेगा। तो डे बाय डे उसकी डिट्रॉइट होने की स्पीड और बढ़ जाएगी और वो पेनफुल हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि कीड़े ने खाया, कीड़े ने नहीं खाया, कीड़े ने तो आपने जो गलती की तो उसको सुधारा, कीड़े तो वो खा रहा है जो आपने उसको खाने को दिया है, लेकिन जो वो गंदगी छोड़ रहा है वो एसिड खराब कर रहा है आपके दांत को। तो इसका बेस्ट वे क्या है, अभी दिखाता हूं आपको। ओके, तो थोड़ा अब नोट्स पे देख लेते हैं। नोट्स में क्या हुआ है? बैक्टीरिया फीड ऑन द लेफ्टओवर फूड, ओके, बैक्टीरिया फीड ऑन द लेफ्टओवर फूड, हाँ ठीक है। और क्या करता है? प्रोड्यूस एसिड, क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या करेगा कि ये जो हार्ड सरफेस है हमारे दांत के, जो एनामिल है उसको क्या करेगा? वो डिकम्पोज करेगा, एनामिल को क्या करेगा? खराब करते चला जाएगा और कैविटी क्या बना देगा? वहां पे कैविटी बना देगा, राइट? इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एवरीडे ब्रशिंग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जब हम ऐसे तो खाना खा के बढ़िया से आपका स्विशिंग ऐसे करेंगे, हम जो गार्गल करते हैं, कुल्ले करते हैं कि इसको साफ हो जाए, ऐसे फ्लश आउट करेंगे कुछ भी करने के बाद, हमारा क्या हो जाएगी? दांत और इसकी क्लीन हो जाएगी। तो हमें समय समय पे जब भी खाएंगे तो बढ़िया से प्रॉब्लम को आपको ऐसे गार्गल करना है या फ्लशिंग आउट करना है मुंह से पानी, रात में सोने के पहले ब्रश करना है, ठीक है? टंग क्लीनिंग, टंग क्लीनिंग में क्या है कि आपको ऑब्वियसली क्या है? टंग क्लीनर होते हैं ना, टंग क्लीनर से साफ करना है। क्यों होती है कि जो जी आपकी जो बर्ड्स हो जाते हैं जीभ के ऊपर, जो डॉट डॉट बर्ड्स हो जाते हैं ना, उस पर एक गंदगी का लेयर हो जाता है। तो ऑब्वियसली जहां गंदगी हुआ बैक्टीरिया अपने घर बना लेंगे, ठीक है? तो उसको भी हमेशा क्लीन करना, तो क्या हो जाएगा? वहां का बैक्टीरिया साफ हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे फंगस की थोड़ा समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैं एक स्टोरी बता दिया हूं आपको, अब मैं वन बाय वन करके बता रहा हूं, तो उस फंगस के बारे में बता रहा। ये क्या आता है? ये क्या है? फूड पाइप है। ये हमारा क्या है? फूड पाइप है। अच्छा, और क्या हो जाती है कि जो टंग हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है? कम से कम 8 इंडिविजुअल मसल्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट मसल होने की वजह से क्या हो जाते हैं कि ये बहुत मूवमेंट करती है। हमारी जैसे जीभ कुछ खाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जीभ कभी इधर से मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, रैंडम मूव करता रहेगा। और मूव करके क्या करेगा कि फूड को अच्छी से च्यूइंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है? और उसके बाद छोटे छोटे अब क्या है?
बोलस बना देगा ये। ओके ये देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं कि जो छोटे फुटबॉल्स होते हैं क्या बोला जाता है, बोलस हो गया है, बोलस बोला जाता है। ऑटोमेटिक वेव बैक जो टंग की मूवमेंट्स जो आती है, टंग की मूवमेंट्स को क्या बोलेंगे, पेरिस्टल्सिस, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टमक चर्निंग एंड डाइजेशन। देखिए ये जो स्टमक चर्निंग और डाइजेशन का सेंस क्या है, चर्निंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को इस तरह का मिक्सिंग करते रहना। आपकी जैसे ये तो चटनी यहां समझा रहा हूं मैं, आपका जो दूध में से मलाई निकालते हैं तो जैसे ऐसे कहते हैं, हिंदी में मतना बोलते हैं, ये भी तो चर्निंग ही है। ऐसे करते हैं दाल के साथ ऐसे करते मिक्स करते, वो भी चर्निंग है। तो फूड क्या होती है, जब हमारे स्टमक में चली जाती है तो स्टमक में जाने के बाद बहुत से इसमें यूजफुल एंजाइम्स आते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है। ये सब क्या करते हैं, पूरे फूड पार्टिकल को ऐसे करके मिक्स करते हैं, तो तोड़ते रहते हैं, चोड़ते रहते हैं, जितने वो सॉफ्ट हो जाए उतना अच्छा है। और हर एंजाइम अपना अपना काम करती है। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, चर्निंग मोशन। तो चर्निंग मोशन में देखिए क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदम के साथ, मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसे इसमें होती रहती है। इसका मेन काम क्या हो गया, मिक्स फूड देख रहे हैं आप। दूसरा क्या होता है, ब्रेक द फूड और इन स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे, ताकि उस पर एंजाइम अच्छा से एक्ट करे। और देखो ये लो आ गया ना, इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, जब अच्छी तरह से वो छोटा छोटा टूट जाएगा तो उसमें अच्छी ढंग से वो मिक्स हो जाएगा। अब गैस्ट्रिक जूस कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होती है कि पहला है हमारा है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका ऑब्वियसली मैं बताया था क्या कि इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटीन है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, राइट। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने आपको बताया था क्या कि जो भी फूड में इंटेस्टाइन में खाना के साथ में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं वो उसको किल करने का काम करता है, राइट। म्यूकस, तो म्यूकस ये बहुत अच्छी चीज समझने की चीज है। म्यूकस क्या होता है, मैं एक स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं पहले। देखिए आपका सपोज कीजिए कि ये हाथ है, राइट, ये आपका क्या है, ये आपका हाथ है। आप ऑब्जर्व करो कि जब भी आपको पसीना होता है तो पानी की बूंद ऊपर आ जाती है। तो सपोज को ये पसीना आ रहा है, मैंने एक बूंद डाल दिया यहां पे, समझ में आ गई, ये आपको एक पानी की बूंद आ गई। अब जस्ट इमेजिन करो इफ देयर इज अ लेयर ऑफ ऑयल, आपने सरसों का तेल या फिर नारियल कोकोनट ऑयल कोई सा इस पे लगा रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही पसीना होगा, पसीना का बूंद बिकॉज ऑफ ए ऑयल कोटिंग, वो पानी का ड्रॉप जो है वो ऊपर आ जाएगा। जब वो ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, वो कि वो स्किन के कांटेक्ट से बाहर हो जाएगा। तो अक्सर आपको एक चीज टिप्स भी देता हूं कि जब भी आपको ज्यादा गमोरी से परेशान हो तो नहाने के बाद सरसों का तेल लगा लो, फिर से नहा लो, तो बॉडी में एक कोट हो जाती है। एक ऑयल की कोट जब हो जाएगी तब क्या होगा कि अब आपको पसीना मतलब सॉल्टी चीज जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही थी वो बॉडी के कांटेक्ट से ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो आपको वहां पे खुजली या इरिटेशन फील नहीं होगी, राइट। तो क्या होती है कि ये जो कॉन्सेप्ट में समझाया, आप पेट में देखो, ये आपका जो जे शेप में आपका जो स्टमक है, इसके अंदर में ये फूड्स है, राइट। अब क्या है कि इसका सरफेस में क्या हो जाती है, सरफेस पे क्या हो जाती है, छोटे छोटे इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहीं पे क्या हो जाती है कि एक म्यूकस निकलता है। तो म्यूकस क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक इतना स्ट्रांग है कि सोचो एक वो ब्लेड को भी मेल्ट कर देगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो उतना स्ट्रांग अगर इंटेस्टाइन के ऊपर में मतलब इसमें इसे स्टमक के इंटरनल कवर के ऊपर में जाएगा, वो तो जला देगा, वो तो खराब कर देगा। इसलिए क्या होती है कि म्यूकस उस पर कंटिन्यूअस स्प्रे होती रहती है। स्प्रे होने की वजह से क्या हो जाती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कांटेक्ट स्किन से थोड़ा सा अवॉइड करता है, जिसकी वजह से स्किन जलने से और डिटोरेट होने से बचता है। ऐसे नेचर ने बनाया है कि वीकली हमारा पेट का इनर लेयर चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे घबराने की बात नहीं है। तो क्या हो गया, एक आपका गैस्ट्रिक जूस में क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ रहा है, राइट।
अब हम इसको, यहां पे दो पॉइंट है, देखिए यहां पे पॉइंट है, ये आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चाय, अब आपको दो चीज बताया गया था, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दिखा रहा हूं, देखिए ये एक वर्ड है कि जो फूड का जो स्मॉल लिक्विड मिक्सचर फॉर्म आफ्टर द फूड इज चर्न करने के बाद जो छोटे छोटे पैकेट्स बने हैं, वो जो बॉल्स बने हैं, वो बॉल्स को क्या बोलते हैं, तो इस लोकेशन पे ये जो इमेज बना है, इस लोकेशन में जब बॉल बन गए हैं और नीचे आ रहे हैं, जिसको बोलेंगे चाइम्स। लेकिन याद करो, जब आप उसको क्या है, फूड को जब मुंह से खा रहे थे और एक बॉल बना था, तो क्या बना हुआ था, बी से कुछ वर्ड था, आपको दिखा देता हूं। नो, बोलस, BOLUS, याद रखना आपको, जब मुंह के ऊपर से निकला था ये बोलस हो गया, और नीचे में चाय में गई। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बताया रखा था आपको, पेरिस्टलिसिस, पेरिस्टलिसिस मोशन, उसको याद रखना है, राइट, कैसे ये आदमी आगे की ओर बढ़ रहा है फूड को। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ये हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डॉक्टर्स को कैसे पता चला कि पेट के अंदर ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत पहले की स्टोरी है कि डॉक्टर ये बिमोंट करके हुआ करते थे, इनके पास कोई व्यक्ति आया जिसके यहाँ पे गोली लगी हुई थी पेट के बाद, तो गोली लगी हुई थी, तो उन्होंने जब इसको ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट करे कुछ ऐसा कंडीशन हो गई, इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई थी कि वो पूरा एक साथ हिलअप नहीं हुआ, तो वो उससे, जिसकी वजह से क्या होता था कि पेट के अंदर की कंडीशन दिखती थी। तो डॉक्टर्स ने उसमें क्या देखा कि उसमें बकायदा फूड के जो भी वो खाता है, उस पे क्या है, कुछ एंजाइम्स के स्प्रे भी होते हैं, और पेट अपना इस टाइप का रिदम मौसम के साथ में उसको मिक्स करने की कोशिश करता है। तब साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स को उसके बारे में सोचने का मौका मिला, उन्होंने इसके बारे में आगे खोज किया, राइट। अच्छा, ये इस पॉइंट को देखिएगा, ये बहुत ही है, इमोशन एंड मेंटल स्टेट। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो भी आदमी का, जिसका डाइजेशन अच्छा रहता, उसका इमोशन स्टेट और मेंटल स्टेट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इस बात को देखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाता है कि ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, हमारा यहीं पर होता है क्या कि यहां पर क्या हो जाएगी, डाइजेशन भी होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी। अच्छा, लेंथ की बात करें तो आप याद करो, जब हमने बताया था क्या, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का ये क्या 8 to 9 मीटर इसकी लेंथ बताई हुई थी, याद है ना। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या बताई गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बताई गई है क्या, करीबन 6 मीटर। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 6 मीटर है। तो पूरा यहां से लेके और पीछे एनएस तक की पूरी लेंथ है पाइप्स की, मतलब पूरी सिस्टम की 9 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का सेगमेंट का है 6 मीटर, और आगे बताऊंगा बड़े वाले का 1.5 मीटर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर होती है, तो वो बाद बताऊंगा। बट ये आप बहुत अच्छा रहेगा कि इससे आपको लेंथ में आप रेशियो वाइज समझ सकते हो कि कितने लेंथ में किसका फंक्शन होता है। तो 6 मीटर क्या करेगा, बहुत लंबा लेंथ है, इसकी वजह से क्या होती है कि इसमें बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो 6 मीटर आपने देख लिया, और ये लॉन्गेस्ट होता है, ये भी आपने देख लिया, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, सिक्रेशन सेक्रेटरी सोर्सेस। तो देखिए मैंने आपको कहा क्या था कि एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में, सिस्टम तो खैर सबको लेके होता है, लेकिन अगर ऑर्गन की बात बोले तो जब ये एस्फेगस से आगे फूड मूव करता है, आगे मूव किया, फिर स्टमक में गया, स्टमक के बाद फूड मूव करके लीवर में नहीं जाएगा, वो वहां से मूव करके अब सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक फूड को ट्रीट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो गई थी ऊपर में,
जब आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गई थी, तो वो एसिड अब क्या हो रही है कि जब नीचे की तरफ जा रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन उस एसिड को डील नहीं कर सकता है। तो जरूरत क्या है, उसको पहले न्यूट्रल करे। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होती है, उसके लिए बना हुआ है हमारे बॉडी में लीवर, राइट। तो लीवर है। अब लीवर क्या करता है, वो होस्ट करता है, वहां हमारे बॉडी में लीवर होस्ट करता है गॉल ब्लैडर को। तो गॉल ब्लैडर लीवर के पर चिपका होता है, और लीवर के ऊपर जो गॉल ब्लैडर होता है, ये गॉल ब्लैडर होस्ट करता है कुछ लिक्विड्स का, बोलते हैं बाइजूस। ठीक है, इस बाइजूस को वो ये गॉल ब्लैडर होल्ड करता है, राइट। ये बाइजूस को करता है। इसका मेन काम क्या है, एसिडिक फूड। ये जो हमारा एसिडिक फूड है ना, स्टमक को उसको क्या करता है कि न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें इसकी क्वालिटी आपने देखो, सपोज करो आपके पास कोई बोतल है, बोतल में ऑयल है, ठीक है। अब उस ऑयल को साफ करना है, तब क्या करोगे, उस बोतल में आपने 1 स्पून डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, समझ में आ गई। अब उस बोतल का ढक्कन बंद करके आप उसको जोर से हिलाओ। जोर से जब हिलाओगे तो क्या होगा कि वो ऑयल और वो जो डिटर्जेंट के पानी हुआ है, दोनों मिक्स होके ऐसा कलर कुछ मिल्की या येलोइश करके बना देंगे, राइट। तो अब क्या होता है, उसके बाद जब उल्टा करोगे तो सारा ऑयल निकल जाएगा। तो हुआ क्या, ऑयल और वाटर के मिक्सर को वीक से क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इमल्सन बोलते हैं। तो क्या होती है कि ये हमारा जो बाइल जूस होता है, ये जो मोटे मोटे बड़े बड़े समझ लो कि आप फैट के जो टुकड़े हैं उसको इमल्सिफाई करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाता है। किसके, फैट के ड्रॉपलेट छोटे छोटे बनते हैं। क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी का बोतल तेल वाला होना चाहिए, उसमें थोड़ी डिटर्जेंट पानी डाला, उसको मिक्स किया, तो फिर क्या हो गया, वो पूरा पानी तेल के जो चिपका हुआ तो उसको वहां से लेके छोटे 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 बबल्स से बना दिया, बबल से बोले तो ड्रॉप्स में बना दिया। इसको बोलते हैं क्या, इमल्सन। और ये इमल्सन क्या हो जाता है, यही काम करता है बाइल जूस, वो फैट को तोड़ के स्मॉल ग्लोबुल्स में या फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं इमल्सिफाई करता है। किसको करेगा, मैंने यहां नोट कर दिया, देखिए फैट कर को, और उसको क्या करेगा कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, ये फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं पैनिक्रिया में। देखिए पैनिक्रिया जो होती है, आपका पता है पैनिक्रिया क्या काम करता है और कहां होता है, ये जस्ट आपका बगल में होता है। किसके, मतलब कि अभी यहां पे इमेज है, तो इमेज में दिखा लेता हूं आपको पहले एक बार पैनिक्रिया को। इसमें भी नहीं है, देखिए ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये होगा आपका ये पेन के पास ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पैनिक्रिया है आपका। जो लीवर से आया बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस देगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें 3 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपास, अमाइलस। ये सबका अलग अलग काम होता है, उतना क्लास 6 के लिए डीप में जाना नहीं है, बस आप बोलोगे कि पेनक्रियाटिक जूस देता है। आपने ये सुना है ना कि वो शुगर को जो डाइजेस्ट करते हैं, इंसुलिन, वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका यही प्रोवाइड करेगा, पेनक्रिया। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस क्या प्रोवाइड किया, देखिए इसको, इट contains enzymes to digest कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है ना। ये 3 तरह की चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो इसको कौन करेगा, ट्रिप्सिन, लाइपास और एमाइलस। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, बस आपको बस इतना याद रखना है कि पेनक्रियाटिक जूस ने ये काम करना है। उसके बाद क्या आती है, इंटेस्टाइनल वाल। तो ये क्या करेगा, अब इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस देगा। देखिए जूस दिया, और जूस क्या करेगा, ये बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इस सबको क्या करेगा कि
ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि अमीनो एसिड है आपका, वो बताया था आपको ग्लिसरॉल में, ये सब में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली इस फॉर्म में कर देगा कि दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय योर लाइनिंग। कौन सा लाइनिंग्स? विली क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तरफ से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे करके एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और एब्जॉर्ब करेगा तो देखो अभी की स्ट्रक्चर दिया इमेज में, देखो ये विली का स्ट्रक्चर है, ये विली में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसका मेन पर्पस होता है क्या कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? जब ऐसे कोई चीज ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बहुत वाइड एरिया में हम बहुत ज्यादा फोल्ड दे सकते हैं। अगर इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत लंबा चौड़ा एरिया बन जाएगा। तो वाइड सरफेस एरिया, थिन सरफेस एरिया प्रोवाइड बेटर एब्जॉर्प्शन, तो न्यूट्रिएंट्स को वो ब्लड में एब्जॉर्ब करा देता है अंदर की तरफ में। ओके, और इसकी इस डिजाइन को देख के समझ लो ये विली में कि इसमें क्या होती है, बहुत ही थिन ब्लड के कैपिलरी होते हैं जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो विली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या था। मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको विली बोल दिया। इनर वॉल पे होता है, ये भी बता दिया हमने। इसका फंक्शन क्या है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, और उससे क्या फायदा होता है कि इसमें एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और थीम जो ये अलाउ करता है न्यूट्रिएंट्स को पास इनटू रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी आपको बताया था, आपको कभी नहीं बताया, मैं बता दे रहा कैपिलरी क्या होती है। देखिए ये आपके पेन में, आपके पास पेन होगा कुछ इस टाइप का, पेन का रिफिल है, आप रिफिल की पाइप देख रहे हो। जब इस रिफिल की पतली सी थिन पाइप को आप पानी में डुबाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी अगर इस लेवल पे है तो इसका पानी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, मतलब जिस पे बाकी पानी है मगर बाकी पानी ऐसे है तो इसकी पाइप में पानी ऊपर चढ़ जाएगी। इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अब जितना पतला पाइप रहेगा उतना पानी की हाइट ज्यादा बढ़ेगी, तो ये तरह की कैपिलरी फोर्स डेवलप होती है जो उसको ऊपर की ओर पाइप में अंदर की तरफ पुल कर लेती है। तो यही होता है जो विली के अंदर में, ये जो कैपिलरी जो पतली से थिन की कैपिलरी जो इसमें होल्स हो जाते हैं, पाइप बोल लो, वो सक्शन में हेल्प करता है। तो इसका मैं साइड करता हूं। तो ये ब्लड कैपिलरी क्या होती है, इसको ऑब्जर्व करती है, ट्रांसपोर्ट द थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को फैला देती है, राइट। अब सीलियाक डिजीज की बात कर रहा हूं। देखिए अभी क्या हुआ कि ये तो ऑब्जर्व किया गया क्या कि कभी कभी छोटे बच्चों में, छोटे बड़े में तो उतना नहीं होता है क्योंकि उतना केयरफुल हो जाते हैं वो लोग, बट छोटे बच्चों में देखा गया जो न्यूबॉर्न बेबी रहती है वो जब पोटी करते हैं तो पोटी में ब्लड आ जाता है, तो ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं मिल्क इंटॉलरेंस। जब मिल्क के लिए उनको और इसका ग्लूटेन बोलते हैं, उसका जब उसका टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। और ये दिक्कत आती है तो उन बच्चों को क्या करते हैं कि उसको दूध कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, और जब उसको बॉडी सेट हो जाता है तो फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है कि दूध में एक खास तरह का एक शुगर हो रहा है जो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब उन बच्चे की बात नहीं कर रहे, मैं एक एक्स्ट्रा आपको एक फन फैक्ट बता दिया। अब ये क्या है, ये सेलियाक डिजीज है। अब भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो हम अधिकतर इसको फूड रिलेटेड बातें करेंगे। तो जो भी हमारे ये जो ग्लूटेन ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, देखिए ये जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन क्या हो जाती है कि ये जो भी आपके एक इम्यून डिसऑर्डर सिस्टम है, इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि ये हमारे बॉडी इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है और ये डैमेज करता है विलीज को, राइट। तो सीलियाक डिजीज क्या है किसको मैं इसको सिस्टमेटिक वे में कर रहा हूं कि एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शंस टू द ग्लूटेन, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इसमें क्या होती है कि जो हमारी जो व्हीट, राइस और ये क्या क्या होता है, ये आपका देखिए व्हीट, बार्ले, राई, ये देख रहे हैं आप, व्हीट, बार्ले, राई, ये सब में क्या होती है कि एक तरह का ये प्रोडक्ट हो जाता है ग्लूटेन, जिसको ये बॉडी हमारा
एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा कि विली को नुकसान पहुंचाएगा, फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम लोग कुछ नॉर्मल भी खाएंगे तो परेशानी रहेंगे, राइट। इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसको क्या अपनी फूड हैबिट को चेंज करें। फूड हैबिट में क्या हुआ कि इसको जो ग्लूटेन रिच वाले होते हैं तो हमें ग्लूटेन फ्री वाले या फिर उससे कम मात्रा में पाए जाने वाले प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके लिए ज्वार, बाजरा, रागी ये सब हम यूज करते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि ये मैंने कहा था 1.5 मीटर। फिर से आते हैं, एलिमेंट्री कनाल सिस्टम यहां से लेके लास्ट तक कितना है, अराउंड 9 मीटर, ठीक है। 6 मीटर का इसका एरिया दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका दिया गया एरिया कितना, 1.5 मीटर का, राइट। आप ये देख पा रहे हैं 1.5 मीटर है। तो आप क्या कीजिए, ये वाइड है और शॉर्टर है, समझ में आ गई, वाइड है शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, समझ में आ रहा है आपको, ओके। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। ये क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ही फूड सॉफ्ट होता है, जो चाइनीज बना हुआ बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट में पानी की मात्रा ज्यादा, अगर इतना हम उसको आउट करेंगे बॉडी से, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो क्या करेगा, इसका पहला काम हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, राइट। अच्छा, पानी उसमें जो हमारी जो लास्ट पोर्शन है उस एरिया में, उस मतलब ये फेसेस के जस्ट थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग फेज में ही जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको भी वापस वो एब्सॉर्ब कर लेगा, ओके। और जब पानी किसी भी सब्सटेंस से निकाल लोगे, किसी मेटेरियल से निकाल लोगे, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो सॉलिड फॉर्म में आने के बाद क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा, जिसको हम स्टूल या फेसेस बोलते हैं, याद किया है। जब फेसेस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हार्ड, सेमी हार्ड होने की वजह से ये जब ये रिदम मौसम के साथ में ये आगे की ओर बढ़ पाएगा और हमारी बॉडी से ये आउट हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद रेक्टम का मैंने जिक्र किया था। रेक्टम में क्या बताया था आपको कि ये टेम्पोररी स्टूल को होल्ड करता है, और जब ये सफिशिएंट एक क्वांटिटी में होल्ड कर लेता है तो नर्व्स को एक सिग्नल देता है, ब्रेन को सिग्नल आ गया कि भैया अब स्टार्ट हो गया है, बढ़ गया है, जाओ वॉशरूम जाओ, भागो, ठीक है। अच्छा, एनस क्या होती है, एनस क्या है, लास्ट ओपनिंग, जहां से वेस्ट को हम बॉडी से आउट करते हैं, याद रहेगा आपको, ओके। अब आती है इजेशन। इजेशन का डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। मैं देख लो 2-3 वर्ड है, आप लोग वर्ड मीनिंग याद नहीं करते तो फंस जाते हो। एक इजेशन है, एक है इन इंजेस, स्पेलिंग देखना, ये क्या है, आईएन से स्टार्ट होता है, ठीक है, इंजेशन हो जाता है। और एक हो जाता है तुम्हारा ये इजेशन, यहां पे ई से स्टार्ट हो रहा है या आईएन से, दोनों का जमीन आसमान का अंतर होता है, स्पेलिंग पर ध्यान देना। ये इंजेशन हो जाता है वेस्ट को बॉडी से आउट करना, और इंजेशन यहां पे हो जाती है कि फूड पार्टिकल्स को खाना, अंदर की तरफ में इंटेक्ट करना, याद रखना। तो स्पेलिंग का मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो बस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट बच्चे। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं गट माइक्रोब्स और प्रोबायोटिक। अच्छा, आपने ये तो जरूर बड़े बुजुर्ग से सुना होगा ना कि अपने गट को क्लियर रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी फूड खाओ। इससे क्या रहा है कि हमारे गट मतलब ये जो लास्ट के पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, उस एरिया में इसका हेल्थ अच्छा रहे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं कि ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बहुत से फूड में जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो क्या होता है बॉडी से बाहर चले जाएगा। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है विटामिन के और कुछ बी विटामिन। तो विटामिन के सब कुछ जो ये बी विटामिन आती हैं, इसको फर्मेंटेशन के द्वारा बैक्टीरिया क्या करता है, इसको तोड़ता है, और जैसे इसमें तोड़ेगा तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये बहुत हेल्प करता है, मैं बताया था ना, मूड रेगुलेशन में। अगर आपका गट ठीक है तो आपका मन प्रसन्न रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए हमें
प्रॉपर फूड लेना चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए, पूरा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि गट का हेल्थ बना रहे। ओके, अब ये हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम गट के हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज भी खाते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो उसमें साथ में लैक्टोबैसिलस का आपके पास छोटे छोटे पाउच होते हैं जिसको मम्मी पानी में घोल के पिलाती है। वो क्या होती है कि जो एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो जो बैक्टीरिया को जब वो मारेंगे तो साथ में साथ वो गुड बैक्टीरिया को भी तो मार देंगे। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें एक अल्टरनेट दिया जाता है जिससे कि हमारा गट ठीक रहे। तो ये आपके इंडिया में कर्ड के नाम से जाना जाता है। कर्ड, आप दही खाते हो, छाछ पीते हो कि नहीं, वो सब कर्ड, ठीक है। बटर मिल्क जो होता है वो कहा था पूरी नॉर्थ इंडिया में होता है, इसको छाछ के नाम से करते हो। श्रीखंड, श्रीखंड खाए हो, मीठा सा लगता है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में काफी यूज किया जाता है। और कांजी, कांजी क्या होती है, आपका सब्जियों को काट के प्रिपेयर करते हैं और वो पंजाब में इसको ज्यादा करते हैं। ऐसे तो ऑल इंडिया में यूज करते हैं बट पंजाब में वहां का खास चीज है। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड पिकल्स, तो जो ट्रेडिशनल फर्मेंटेड पिकल्स है ये तो सब यूज करते हैं, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, हर कोई खाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, गंडरुक, ये क्या है, हिमालयन रीजन में, तिब्बतियन रीजन में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे बनाए जाते हैं। और क्या है, पोइटा भात, ये बंगाल उड़ीसा में। ये क्या होता है कि पेट को ठंडक देता है और पेट को कंफर्टेबल रखता है जिससे कि हमारा गट भी हेल्दी रहता है, राइट। अब एक एक्स्ट्रा चीज है, ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा बट यू मस्ट नो कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑन द डाइजेशन। देखिए हमारा क्या है, चरक संहिता। चरक संहिता क्या है, हमारा जो एंशिएंट वेद है ना, उसमें क्या आयुर्वेदा में एक है चरक संहिता। ये हमारा मेडिकल के बारे में बहुत कुछ बताया है, ट्रीटमेंट के, बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत चीज यहाँ से नॉलेज मिला। इन्होंने इसमें भी ये जिक्र किया गया है कि जब, देखिए हमने अब पढ़ा है क्या कि जब फूड पे यहाँ पर डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा कि वहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। इसको इन्होंने अग्नि का नाम दिया कि जो भी डाइजेशन होगा वहां से अग्नि होगा। और अगर हम इस अग्नि को कंट्रोल कर पाते तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और अग्नि को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारा हेल्थ डिस्टर्ब होगा। तो वेदों में डिफरेंट डिफरेंट वे के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति का जो अग्नि कमजोर है, मतलब डाइजेशन सिस्टम उनका डिस्टर्ब रहेगा, राइट। तो इसको योग प्राणायाम के द्वारा हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर इसको नोट कीजिएगा क्योंकि इन एग्जामिनेशन योर टीचर में आस्क दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या है कि आप जब खाना खाते हो कैसे खाते हो, बस खाना लिए खा लिए, खाना तो जानवर भी खाता है, गाय भी खाती है, नहीं, हमें खाना ऐसे खाना चाहिए। खाना एक बहुत ही, आप सोचो इंसान पूरी दिन मेहनत करता है किस लिए, कि एक प्रॉपर खाना उसे मिले। प्रॉपर खाना मिलेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगी और जिंदगी उसकी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस यूज करना है, सबसे पहले है कि थोरो च्यूइंग। च्यूइंग क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि बस 2 बार इसे चब किया, चब करने के बाद एंगल्फ किया, अंदर किया, बस निकलते चले जाते हैं, निकलते जाते हैं। ये पेट हमारा बैग नहीं है, हमारा पेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पेट बहुत ही सिस्टम है जिसको हमको जो वो मांगता है वो देना चाहिए, वो चीज नहीं देना है जो वो नहीं मांगता है, ठीक है। जब हम उसको प्रॉपर किसी चीज को च्यूइंग करेंगे तो क्या होगा कि च्यूइंग करने से क्या होगा कि उसमें सलीवा मिक्स होगा और वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होगा। नहीं तो अगर ये डाइजेशन नहीं होगा तो आगे में एमाइलेस कहां, एमाइलेस तो फिर पेनक्रिया के पास आएगी तो वर्कलोड उनका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो अब क्या है, दूसरा क्या है, क्या आपका बोला जा रहा है कि आपकी फोकस ईटिंग। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाना तो खाने पे फोकस कीजिए ताकि आपकी ब्रेन समझे कि आप खाना खा रहे हो, उसमें इन्वॉल्व है, आप खाने के टेस्ट को महसूस कर सके। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर खाने में टेस्ट नहीं होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी, खाने में मजा नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, रूटीन। रूटीन क्या होता है, रूटीन में क्या होती है, हमेशा खाना को सही समय पे खाना चाहिए। जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, जो लंच का टाइम है,
और जो डिनर का टाइम है, आपको वो टाइम यू मस्ट फॉलो। अगर क्या होती है, हमारी बॉडी एक नेचुरल वॉच है। नेचुरल वॉच है क्या, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। देखो, अगर आप स्कूल से आते हैं 2 बजे, राइट, 2 बजे आते हो, अब 2 बजे अगर आपको खाना न मिलेगा तो आप चिल्लाना शुरू करोगे कि मम्मी पेट बहुत जल रहा है, पेट में चूहे कूदे, जल्दी भूख दो, खाने दो, खाने के लिए। होता क्या है कि ब्रेन हमारा समझता है कि खाने का टाइम हो गया है, अब क्या है कि हमें खाना मिलने वाला है, तो हमारी जो अंदर के स्टमक में जो भी ग्लैंड्स हो जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और थोड़ा 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 करके एंजाइम का वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं देने के लिए। तो क्या होता है, वो तो अपना काम करेगा तो पेट में जलन होगी, राइट। कभी भी खाने का जो प्रॉपर टाइमिंग होता है हमें वही फॉलो करना है। इमोशन स्टेट, देखिए कभी भी खाना गुस्से में, एंगर जब हो जाते हैं, जब किसी किसी छोटी छोटी बातों पे आप लोग मम्मी पापा से एंगर हो जाते हो और आप लोग गुस्सा में बस खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा खाना पीसफुल माइंड में खुशी होकर खाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। एट दैट टाइम यू विल फील बेटर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, डाइजेस्टिव एडेप्टेशन इन